हेलो एवरीवन। स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ परीक्षा जो अभी अक्टूबर और दिसंबर में आयोजित होने वाली है, उसके लिए करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें 14 प्रैक्टिस सेट हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। ये उस सीरीज का 15वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें क्वेश्चन नंबर 351 से लेके हम 375 तक कंप्लीट करेंगे। ये 25-25 क्वेश्चंस के वीडियो है, ठीक है। और जो करंट के इन परीक्षाओं में क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संकलन है। तो ये आपको परीक्षा में निश्चित ही बहुत ज्यादा सहायता देगा और आपकी करंट की क्वेश्चन सॉल्व कराने में आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है, वेपन्स इंपोर्टर जो कंट्री है, आपको बताना है सऊदी अरब, भारत, कतर और यूक्रेन। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी, ये भारत ही है जो वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, ठीक है। और वर्ष 2019 से 2023 के बीच वर्ष 2019 से 2023 के बीच कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की जो भागीदारी है या हिस्सेदारी है वो 9.8% है, ठीक है। मान लीजिए अगर पूरी दुनिया ने 100 बंदूकें आयात की गई हैं, तो उसमें से 10 बंदूकें लगभग जो है वो केवल भारत ने आयात की है, ठीक है। और भारत का जो मुख्य हथियार आपूर्ति करता है वो रूस रहा है, ठीक है। और जो भारत में आयात हुआ है उसका करीब 36% जो हिस्सा आया है वो रसिया से आया है। सेम एग्जाम्पल से कि अगर भारत ने जो है वो 100 बंदूकें आयात की हैं, तो 3.6 लगभग 4 बंदूकें जो है वो रूस से आई हुई हैं, ठीक है। अगर बात करें शीर्ष 4 हथियार आयातक देशों की, तो पहला स्थान भारत का है, दूसरा स्थान सऊदी अरब का है, 8.4% इनका वैश्विक आयात में योगदान। उसके बाद कतर 7.6% और चौथा स्थान जो है वो यूक्रेन का 4.9%। और जो शीर्ष हथियार निर्यातक देश है अगर, तो उसमें सबसे पहला स्थान जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा फ्रांस और तीसरा रूस। इन्होंने वैश्विक रूप में इतना निर्यात किया है, लेकिन अगर भारत को सबसे ज्यादा निर्यात किसने किया है, तो उसमें रूस जो है वो शीर्ष स्थान पर। ये सारा डेटा जो है वो मार्च 2024 में आया हुआ था। अभी चूंकि लगातार इजराइल फिलिस्तीन विवाद चल रहा है और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो हो सकता है वर्ष के अंत तक जो नया डेटा आए तो उसमें कुछ पोजीशन चेंज हो जाए, बिकॉज ये दो युद्धों की वजह से हथियारों के आयात पर जो है बहुत ज्यादा दबाव है अभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है। आगमन मींस अराइवल, ठीक है। तो बेस्ट एयरपोर्ट फॉर अराइवल, ठीक, आपको इस कैटेगरी में बताना है। ऑप्शन है कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और जायद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, ये बेंगलुरु का जो कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में जो है वो पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स, ठीक है। और ये पुरस्कार इनको एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2023 के दौरान जो है इनको पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ केरल में तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और जायद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात का टर्मिनल ए, तो इन तीनों देशों को, तीनों एयरपोर्ट को क्या किया गया है, बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। कैंपेगौड़ा, उसके बाद से तिरुवनंतपुरम और संयुक्त अरब अमीरात का जायद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष या चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला है। रेखा शर्मा, अंतर सिंह आर्य, हंसराज गंगाराम अहीर और किशोर मकवाना। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी, ये जो एनसीएससी है या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसके अध्यक्ष जो है वो किशोर मकवाना जी हैं, जबकि रेखा शर्मा जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसकी अध्यक्ष है। उसके बाद से अंतर सिंह आर्य जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको आप एनसीएसटी बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये इसके चेयरमैन है। और हंसराज गंगाराम अहीर जी जो है ये आपके अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी के अध्यक्ष हैं। तो ये जो है 4 जो प्रमुख कमीशन है, उन चारों के अध्यक्ष के नाम दिए हुए हैं। इसको आप जरूर से याद रख लें, ठीक है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें या कहीं इसको नोट डाउन कर लें। इसके अलावा अगर आप हमारी
इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से, जो करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट सीरीज है, उससे जुड़ना चाहते हैं तो हम ये आपको सारे के सारे कंटेंट को पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ये क्वेश्चंस आंसर प्लस इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन सारा कुछ रहेगा। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम का हमारा जो यूजर नेम है step_2_success, साथ ही साथ नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ के इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और ये सारी पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये वही सारी डिटेल इसमें दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अभ्यास का नाम है कटलेस एक्सप्रेस। अमेरिका, भारत, सेशेल्स और जापान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशेल्स में किया गया और इसका जो आयोजन हुआ है वो 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 के बीच में किया गया है। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने 16 मित्रवत विदेशी देशों के साथ क्या किया है? अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लिया है। तो यहाँ पे भारतीय नौसेना है, तो आपको एक फैक्ट और मिल गया कि ये जो कटलेस एक्सरसाइज है वो नौसेनाओं का अभ्यास है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब भी आप युद्ध अभ्यास पढ़ें तो एटलीस्ट ये जरूर ध्यान रखें कि ये किन सेनाओं का, इसमें थल सेना, नौसेना या वायुसेना, कौन सी सेना। इसके बाद से आप लोग जो है अभी देख रहे हैं कि जो तट रक्षक बल है उनके भी अभ्यास हो रहे हैं, तो ये एटलीस्ट आप याद रखें। ठीक है, बाकी ये जो कटलेस एक्सप्रेस है ये एक बहुराष्ट्रीय समुद्र अभ्यास है और ये अमेरिकी अफ्रीकी कमांड द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, अमेरिका की जो अफ्रीकन कमांड है नौसेना की, उसके द्वारा ये स्पॉन्सर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत शक्ति त्रिसेवा ट्राई सर्विस, जो भारतीय सेना की 3 सेवाएं हैं, जल, थल और नभ, ये तीनों सेवाओं ने फायरिंग और युद्ध अभ्यास कहां आयोजित किया हुआ है? उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये राजस्थान, और राजस्थान की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये त्रिसेवा अभ्यास का जो है वो आयोजन किया गया है, जिसका नाम है भारत शक्ति, और इसमें भारत की सेना के तीनों हिस्सों ने भाग लिया हुआ है। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? नीलम शरण गौड़, टी पतंजलि शास्त्री, संजीव, राजशेखरन देवी भारती। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये संजीव जी हैं, इनको हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, ये कुल 24 लेखकों को दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें 9 कविता संग्रह हैं, 6 उपन्यास हैं, 5 लघु कहानियां हैं, 3 निबंध हैं और 1 साहित्यिक अध्ययन है, इसके लिए दिया गया है। ठीक है, बाकी जो नीलम शरण गौड़ हैं ये अंग्रेजी भाषा की लेखिका हैं और इनका उपन्यास है रेक्यूम इन राग जानकी, इसके लिए इनको जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा का दिया गया है। संजीव जी को हिंदी भाषा के लिए उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। ठीक है, जबकि सादिक नवाब साहिर हैं, इनको उर्दू की पुस्तक उनकी है राजदेव की अमराई, इसके लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चूंकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हिंदी वाला जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एटलीस्ट आप इनका नाम, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, उपन्यास लिखा है वो, और इनको पुरस्कार दिया गया है, इतनी डिटेल आप जरूर याद कर लें। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 की रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? विदर्भ, सौराष्ट्र, मुंबई और पंजाब। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो वर्ष 2024 की रणजी ट्रॉफी है इसका खिताब जो है वो मुंबई की टीम ने जीता है। ये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की जो है ट्रॉफी है और इसमें जो फाइनल मैच है वो 14 मार्च को आयोजित हुआ, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें मुंबई ने विदर्भ की टीम को हराकर ये ट्रॉफी जीती है। और ये मुंबई का क्या है, 42वां खिताब है। ठीक है, ये 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है मुंबई ने जीता हुआ है। जबकि वर्ष 2023 में सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। तो आपको 2024 का भी बता दिया और 2023 का भी बता दिया। बात करें अगर रणजी ट्रॉफी की, तो ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई, ये प्रतिवर्ष रणजी ट्रॉफी का आयोजन करता है, जो देश के राज्य और क्षेत्रीय क्रिकेट संघों के बीच एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच है, जिसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच भी आप जो है वो बोलते हैं, या कैटेगरी ए क्रिकेट मैच भी आप बोलते हैं। और ये जो ट्रॉफी है इसका नाम क्रिकेटर रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। पहली बार ये जो है ट्रॉफी 1934-35 के बीच में खेला गया था। यहाँ पे बीसीसीआई की फुल फॉर्म भी जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इस वजह से हमने लिखा है बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, ये जो है बीसीसीआई की
फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, या इसको आप बोल सकते हैं GII 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 102वें, 108वें, 116वें और 122वें। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, वर्ष 2022 का जो लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, उसमें भारत जो है वो 108वें स्थान पर आया हुआ है। ये जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसने 13 मार्च को मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 जारी की है, जिसमें भारत जो है वो 193 देशों में 108वें स्थान पर आया है। अगर बात करें 2021 की, तो 2021 से भारत की रैंकिंग में जो सुधार हुआ है वो 14 अंक का सुधार हुआ है। 2021 में भारत जो है वो 122वें स्थान पर था। इस बार 14 अंकों का सुधार करते हुए 2022 में 108वें स्थान पर भारत आ गया है। ठीक है। और जो ये इंडेक्स है, ये लैंगिक असमानता को मापने के लिए 3 आयाम या 3 डायमेंशंस, जिसमें है श्रम बाजार, ठीक है, सशक्तिकरण और प्रजनन स्वास्थ्य का क्या करता है, इनके डेटा का ये उपयोग करता है और उसके आधार पर ये रैंकिंग देता है। ठीक है। तो भारत की 2022 और 2021 ये दोनों रैंकिंग आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, या जिसको HDI भी आप बोलते हैं, 134वां, 136वां, 138वां और 140वां। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI है। ठीक है। ये जो है वो 2022 का ये भी डेटा है। ठीक है। और इसमें भारत ने जो है वो 134वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। ठीक है। ये जो 2022 में भारत की रैंक है, ये पिछले वर्ष से एक स्थान सुधर गई है। 2021 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 135वीं थी। 2022 में ये सुधरकर एक स्थान बढ़कर क्या हो गई है, 134वीं हो गई है। ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो अभी हमने पहले बताया, उसी की एक डेटा है, जो है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज वर्ल्ड। इस रिपोर्ट से जो है वो डेटा लिया गया है। इसमें नीचे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI के बारे में, ये जो है वो एक इंक्लूसिव सूचकांक है, इंडेक्स है, जो 3 मापदंड, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और औसत आय के आधार, ठीक है, इन तीनों के बेसिस पर जो है ये HDI बनाया जाता है। इसमें पहला स्थान जो आया है वो स्विट्जरलैंड का, दूसरा स्थान नॉर्वे का, जबकि भारत का जो है वो 134वां स्थान है। तो 2 रिपोर्ट हो गई, एक जेंडर इनइक्वालिटी और एक दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्देश्य है सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य लाभ को जन जन तक पहुंचाना, समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना और महिला सशक्तिकरण। तो जो PM सूरज पोर्टल है, इसका उद्देश्य ऑप्शन सी, समाज के वंचित वर्गों का क्या करना है, उत्थान करना है। ये आर्थिक सहायता की एक स्कीम है, जिसमें क्या किया है, युवा उद्यमियों को तैयार करना है। ठीक है। इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जन कल्याण, PM सूरज। इसको 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। और इसका उद्देश्य समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो SC STs हैं या जो पिछड़े वर्ग हैं, उनका उत्थान करना है और वंचित समुदाय के 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। ठीक है। 1 लाख जो है उद्यमी है, उनको क्या करना है, ऋण सहायता करना है। और ऋण कौन सा है, बिजनेस लोन है या व्यापार लोन है, और इसमें क्या है, 15 लाख तक की ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। और इसमें जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको बहुत थोड़े से पेपर वर्क के बेसिस पे ही क्या किया जाएगा, लोन प्रदान किया जाएगा। तो सरकार का जो है ये सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, साथ ही साथ रोजगार का जो स्पेक्ट्रम है उसको बढ़ाने के लिए जो है ये योजना लाई गई है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन या समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में हुआ। समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। ऑप्शन इसमें एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है और दोनों गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये दोनों कथन जो है वो सही है। समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हुआ और इस समिति ने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंप दी है। दोनों स्टेटमेंट सही है। और अगर समिति की सिफारिशों की बात करें तो समिति ने बोला हुआ है कि पंचायतों, विधानसभाओं और संसद के लिए एक साथ चुनाव
करवाने ऐसी सिफारिश दी है और इन्होंने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव जो है वो एक साथ होने चाहिए और नगर पालिका और पंचायत चुनाव जो है वो इन चुनावों के 100 दिनों के बाद जो है वो एक साथ करा लेने चाहिए। तो लगभग 100 दिनों में जो है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया इसमें पूरी हो जाएगी। ठीक है, बाकी थोड़ी सी और डिटेल है। समिति के जो अन्य सदस्य हैं गुलाम नबी आजाद, अमित शाह, एन के सिंह, सुभाष कश्यप, संजय कोठारी और हरीश साल्वे जो है वो इस समिति के अन्य सदस्य हैं। इसके अलावा जो कानून मंत्री थे उस टाइम पे अर्जुन राम मेघवाल जी, वो समिति में क्या किए थे इस विशेष आमंत्रित या स्पेशली इनवाइटेड मेंबर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया WWF इंडिया और ट्रैफिक, ठीक है, की रिपोर्ट के अनुसार शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और केरल। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी। ये जो इनकी संयुक्त रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो भारत में शार्क के अंगों का जो सबसे ज्यादा अवैध व्यापार हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है। और रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2010 से दिसंबर 2022 के बीच शार्क के करीब क्या किए गए हैं, करीब 16,000 किलोग्राम पंख जो है वो जब्त किए गए हैं। ठीक है, और जो ये कुल व्यापार है अवैध वाला व्यापार है इसमें 65% जो अवैध व्यापार हुआ है वो अकेले तमिलनाडु से हुआ है, जबकि दूसरा स्थान कर्नाटक का, तीसरा स्थान इसमें गुजरात का रहा है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है अवैध वन्य जीव व्यापार में लिप्त भारत के शार्क। ये जो है वो रिपोर्ट का शीर्षक है। अब इसमें बात आई है ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक के बारे में भी देख लेते हैं। ये ट्रैफिक जो है ये एक वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है। ये एक गैर सरकारी संगठन या एनजीओ है जो जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सतत विकास दोनों के संदर्भ में वन्य जीव व्यापार पर काम करता है। जो वाइल्ड लाइफ का ट्रेड है उस पर ये काम करता है। ठीक है, और ये जो है विश्व वन्य जीव कोर्स या WWF और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, ठीक है, IUCN का एक संयुक्त कार्यक्रम या ज्वाइंट प्रोग्राम है। ठीक है, तो ट्रैफिक के बारे में भी आप लोग जान के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली LNG लिक्विड नेचुरल गैस संचालित बस किस राज्य में लॉन्च की गई है? गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली और कर्नाटक। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी। ये जो भारत की पहली LNG बस है इसका उद्घाटन जो है वो महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है, और ये जो संचालन है इसका ये महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा किया जाना है इसका। और इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप डीजल बसेस को LNG बसेस से बदलेंगे तो जो प्रदूषण है उसमें 10% की कमी आएगी, प्लस ईंधन की लागत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात सरकार को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना होता है उसकी लागत जो है वो कम आएगी, सरकार का जो वित्तीय बोझ है वो कम हो जाएगा। तो इससे जो है दोहरा फायदा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है चुनावी बॉन्ड डेटा के अनुसार किस कंपनी द्वारा सबसे अधिक मूल्य के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए हैं? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, क्विक सप्लाई चेन, फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज और वेदांता। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी। जो भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड डेटा जारी किया है उसके अनुसार जो है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने सबसे अधिक मूल्य के क्या किए हैं, चुनावी बॉन्ड खरीदे हुए हैं। ठीक है, ये डेटा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 12 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिया गया है। और इस डेटा के अनुसार 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 के बीच में जो चंदा मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला है, करीब 6,060 करोड़, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 1,609 करोड़, कांग्रेस को 1,422 करोड़, बाकी बीजू जनता दल और डीएम को क्रमशः 775 और 639 करोड़ मिले हैं। बात करें फ्यूचर गेमिंग की, तो फ्यूचर गेमिंग ने अकेले जो है वो 1,368 करोड़ रुपए क्या किया है, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से क्या किया है, राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है। दूसरा स्थान इसमें मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का है जिन्होंने करीब 966 करोड़ रुपए चंदे के रूप में दिया है। और तीसरा स्थान क्विक सप्लाई चेंज का है। और ये जो चुनावी बॉन्ड योजना है ये काफी विवादित रही है और इस पे सुप्रीम कोर्ट के लगातार जजमेंट आए हुए हैं, लगातार ये जो है वो कोर्ट में चैलेंज हो रहा था, प्लस ये योजना भी एबॉलिश कर दी गई है। तो ये योजना क्या थी, कब से स्टार्ट हुई थी, वो सारी डिटेल हम आपको पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में दे चुके हैं। और इसमें जो शीर्ष दान करता है और सबसे ज्यादा चंदा किसको मिला है ये डिटेल भी हमने इसमें दे दी है। और चूंकि लोकसभा का चुनाव इसी वर्ष हुआ है तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर करंट में पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहें तो इनके शॉर्ट नोट्स
बना लें पूरे के पूरे, या जैसे मैंने पहले बताया कि आप हमसे जुड़ के इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और ये सारा कंटेंट जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 की महिला प्रीमियर लीग या विमेंस प्रीमियर लीग या डब्ल्यूपीएल किस टीम ने जीती है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल 2024 का खिताब जीत लिया है। ये फाइनल मैच जो था वो 17 मार्च 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें मैच जो है वो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया और इसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को जो है हराकर ये प्रतियोगिता जीत ली है। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच, जो फाइनल मैच खेला गया उसमें प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो सोफी मोलिनक्स जो है वो रही है। ठीक है, बाकी जो इसमें पुरस्कार हैं वो यहाँ पर लिस्ट है, जिसमें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड श्रेयंका पाटिल, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दीप्ति शर्मा, ऑरेंज कैप एलिस पेरी, पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल। जो ऑरेंज कैप है वो सर्वाधिक विकेट के लिए, सर्वाधिक रनों के लिए मिलता है। आप देख लीजिएगा, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जो है ये एक एक जो है सर्वाधिक विकेट और सर्वाधिक रन के लिए मिलता है। तो वो इसमें डेटा दिया हुआ है। ऑरेंज कैप जो है वो सर्वाधिक रनों के लिए, तो सबसे ज्यादा रन डब्ल्यूपीएल में किसने बनाया है? एलिस पेरी ने। जबकि सर्वाधिक विकेट या पर्पल कैप ये मिला है श्रेयंका पाटिल को। तो ये सारी डिटेल जो है इसमें दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा 18वीं लोकसभा के चुनाव कुल कितने चरणों में आयोजित किए गए? 5 चरणों में, 6 चरणों में, 7 चरणों में और 8 चरणों में। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, ये जो 18वीं लोकसभा के चुनाव आयोजित किए गए थे ये कुल 7 चरणों में जो है वो आयोजित किए गए। इनकी घोषणा जो है वो 16 मार्च को जो है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा की गई। ठीक है, और इन लोकसभा चुनावों के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम, इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी जो है वो साथ में आयोजित किए गए थे। ठीक है, बाकी जो वोटों की गिनती हुई वो 4 जून को हुई थी। ठीक है, और जैसा कि जो संविधान में प्रोविजन है कि पूर्व लोकसभा के कार्यकाल खत्म होने से पहले क्या होना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए। तो जो 17वीं लोकसभा थी उसका कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा था। ठीक है, जबकि 18वीं लोकसभा के जो चुनावी नतीजे हैं उसकी घोषणा 4 जून अर्थात उससे कुछ दिन पहले हो गई। ठीक है, बाकी अगर देश में लोकसभा की सीटें की बात करें तो वर्तमान में 543 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 84 संसदीय क्षेत्र जो हैं वो अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट और 47 जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित या रिजर्व है। ये डेटा आप याद रखिएगा, 84 और 47 ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और ये चरणों वाला क्वेश्चन भी जो है वो कई बार पूछा गया है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो हमने प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं, ये जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम का जो पैटर्न रहा है उस पैटर्न के बेसिस पे हमने ये सारा का सारा कंटेंट डिजाइन किया है। ठीक है, तो आप इनको जरूर देखते रहें, ये यूपीपीसीएस और आरओ परीक्षा में आपको बहुत अधिक सहायता देंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक भी साथ साथ देते रहें, तो हमें भी पता लगेगा कि आप इन सब चीजों से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, कितना आपकी तैयारी में इससे सहायता मिल रही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग ने किस दिव्यांग व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय आइकन के रूप में नामित किया है? देवेंद्र झाझरिया, अमित कुमार, दीपा मलिक और शीतल देवी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये शीतल देवी भारत की जो है ये पैरा खिलाड़ी हैं और ये तीरंदाजी से संबंधित है। इनको जो है वो राष्ट्रीय आइकन नामित किया गया है। ये एक पैरा तीरंदाज हैं और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। इनको वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये ऊपरी अंगों के बिना, ये आपको राइट हैंड में आप देखोगे तो इनके जो है वो हाथ नहीं है। ठीक है, तो ये पैरों से जो है वो तीरंदाजी करती हैं और ये ऐसा करने वाली एकमात्र अंतरराष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय किन 2 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और सिंगापुर, भारत और श्रीलंका, भारत और सेशल्स, भारत और म्यांमार। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये जो लमितीय सैन्य अभ्यास है ये भारत और सेशल्स का जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन जो है वो 18 से 27 मार्च 2024 के बीच सेशल्स में किया गया। ठीक है, और ये लमितीय जो है ये क्रियोल भाषा में शब्द है जिसका अर्थ होता है मित्रता। ठीक है, अब चूंकि क्रियोल भाषा की बात आई है तो यहाँ पे हमने बताया है 2 तरह की भाषाएं बोलते हैं, एक बोलते हैं पिजिन और दूसरा क्रियोल। तो जब 2 या 2 से अधिक भिन्न भाषाओं के लोग क्या करते हैं, अपने शब्दों को मिलाकर क्या करते हैं, एक नई भाषा बना लेते हैं।
ठीक है, तो जो मिश्रित भाषा होती है उसको पिजिन बोलते हैं, और जब यही पिजिन भाषा किसी समूह या समुदाय की मातृभाषा बन जाती है तो इसको क्या कहने लगते हैं हम लोग? क्रियोल कहने लगते हैं। ये भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? नीतू सिंह, प्रियंका दुबे और रितिका चोपड़ा, आरिफा जेहरी, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये पत्रकारिता से संबंधित है, ठीक है, जिसमें जो कुठार जी हैं, ग्रीष्मा कुठार जी हैं, इन्होंने मणिपुर जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से गहन शोध और खोजी रिपोर्टिंग की है, जबकि जो चोपड़ा हैं, ये रितिका चोपड़ा हैं, ये राष्ट्रीय ब्यूरो की प्रमुख और द इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा संपादक है। ठीक है, दोनों लोग जो है वो पत्रकारिता से संबंधित है, मीडिया पर्सन है जिनको इस पुरस्कार के सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, टाइगर ट्रम्प 24 अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और अमेरिका, भारत और सिंगापुर, भारत और फ्रांस, भारत और जापान। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये टाइगर ट्रम्प 24 जो है इसका आयोजन 18 से 31 मार्च के बीच भारत और अमेरिका में किया गया, और ये जो युद्ध अभ्यास है ये अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर जो है वो आयोजित किया गया। ठीक है, ये जो है भारत और अमेरिका के बीच क्या है? द्विपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, जिसको एचडीआर भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने गगनयान दल के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी देखने या एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? मित्र, सखी, साथी और यात्री। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये जो एक ऐप है सखी ऐप, इसका विकास विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने किया हुआ है गगनयान दल के जो है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। सखी की फुल फॉर्म देखें तो इसका नाम है स्पेस बॉर्न असिस्टेंस एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है, ये सखी का जो है वो फुल फॉर्म है। तो ये क्या करेगा? आपस में इनको संचार करने की तो सुविधा देगा ही, इसके अलावा क्या है, अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी भी करेगा, और इनको क्या करेगा? पृथ्वी से जुड़े रहने में मदद करेगा। उनके आहार कार्यक्रम के बारे में भी उनको लगभग कि उनको कब क्या डाइट लेनी है, किस तरह से लेनी है, ये सबकी भी मॉनिटरिंग करेगा। तो ये इनके लिए एक महत्वपूर्ण ऐप का विकास किया है। ये सारी थोड़ी सी डिटेल और दिखी है यहाँ पे, आप चाहें तो ये टेलीग्राम से जुड़ के हमसे इनका पीडीएफ ले सकते हैं, अथवा आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स भी चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, ढाका, उवागाडोगु, नई दिल्ली और दुशानबे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये नई दिल्ली जो है वो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी या मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है, और ये वर्ष 2018 से जो नई दिल्ली है वो लगातार सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में क्या कर रही है, जो है आ रही है, जो एक बहुत चिंताजनक स्थिति है। ठीक है, इसके अलावा वायु गुणवत्ता के मामले में जो दुनिया के शीर्ष 4 सबसे प्रदूषित शहर हैं, ठीक है, उनमें जो है वो भारत के शहर जो है वो शामिल है। भारत क्या है? दुनिया के शीर्ष 4 सबसे प्रदूषित शहरों का घर है। ये रिपोर्ट जो है स्विस संगठन आईक्यू एयर की रिपोर्ट है। ठीक है, बाकी इस रिपोर्ट में जो है वो विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की बात करें तो पहला स्थान जो है वो बांग्लादेश का, दूसरा पाकिस्तान का, तीसरा भारत का और चौथा जो है वो तजाकिस्तान का है। ठीक है, तो भारत जो है दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में तीसरे स्थान पर है। जबकि सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग बात करें, बेगूसराय, गुवाहाटी, दिल्ली और सुल्तानपुर, ये 4 शहर हैं, शीर्ष 4 शहर, ये चारों क्या है? भारत के हैं। तो भारत को नो डाउट प्रदूषण के क्षेत्र में जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, और सबसे 5 जो सबसे प्रदूषित राजधानी विश्व की, उसमें दिल्ली तो पहले स्थान पर है ही, ढाका, गाडोगु और दुशानबे। ठीक है, एक शायद इसमें डिलीट हो गया है, 5वां। ठीक, तो ये जो 4 सबसे प्रदूषित राजधानी है वो हो गई। ये सारी टेबल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारा का सारा जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाना ना भूलें, अथवा आप हमारे करंट अफेयर सीरीज के ये प्रैक्टिस सेट का प्रोग्राम है, इससे भी जुड़ सकते हैं, और ये पीडीएफ जो है वो आप ले सकते हैं। आपको परीक्षा में ये निश्चित तौर पर बहुत सहायता देगा। अगला क्वेश्चन, आईएलओ के अध्ययन के अनुसार जबरन श्रम से प्रत्येक वर्ष कितने अरब डॉलर की अवैध कमाई होती है? 34 अरब डॉलर, 36 अरब डॉलर, 38 अरब डॉलर और 40 अरब डॉलर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो जबरन श्रम करते हैं, जो फोर्सफुल लेबर करवाते हैं, उससे क्या करते हैं, करीब 36 अरब डॉलर की क्या होती है?
अवैध कमाई या इलीगल अर्निंग्स जो है वो होती हैं। ये एक रिपोर्ट आई हुई है, उसका नाम है लाभ और गरीबी, जबरन श्रम का अर्थशास्त्र, प्रॉफिट एंड पॉवर्टी, द इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। इसके अनुसार जो है ये डेटा बताया गया है कि 36 अरब डॉलर की अवैध कमाई हो रही है। और इसमें बताया गया है कि वर्ष 2021 में करीब 27.6 मिलियन व्यक्ति जो है वो जबरन श्रम या फोर्सफुल लेबर में सम्मिलित थे। अर्थात दुनिया में क्या है, प्रत्येक 1000 लोगों पर 3.5 यानी लगभग 4 लोग जो है वो जबरन श्रम में शामिल थे, उनसे श्रम करवाया जा रहा था उनकी जो है वो इच्छा के विरुद्ध। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे हमने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में भी लिखी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको वीडियो पॉज करके पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोकिट्स की खोज की है? ज्वालामुखी का नाम है नोकिट्स, ठीक। बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर जो है एक विशाल ज्वालामुखी नोकिट्स की जो है खोज की है। ये ज्वालामुखी करीब 29,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी जो चौड़ाई है जिसमें ये फैला हुआ है करीब 450 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। और इसका जो डेटा आया हुआ है, जो एनालिसिस आई है, ये नासा के मेरियन 9, वाइकिंग ऑर्बिटर 1 और 2, मार्स ग्लोबल सर्वेयर, मार्स ओडिसी और मार्स निको रिकोनिसेंस ऑर्बिटर सहित कई मिशनों का डेटा उपयोग करके ये आया हुआ है। तो इसको किसी एक पर्टिकुलर मिशन द्वारा नहीं खोजा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के दूसरे निजी तौर पर विकसित रॉकेट जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? प्रारंभ, विक्रम, प्रज्ञान और अग्निबाण। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, जो भारत का दूसरा निजी तौर पर विकसित रॉकेट जिसको लॉन्च किया गया है, ये मार्च 2024 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। इसका नाम जो है वो अग्निबाण है और इसकी लॉन्चिंग 22 मार्च 2024 को की गई थी। और ये स्टार्टअप जो है इसका पूरा नाम है अग्निकुल कॉस्मस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये जो है इसका लॉन्चिंग किया गया था और ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ था, ठीक है। बाकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर जो है वो अग्निबाण के बारे में, ये निजी लॉन्च पैड से भारत का पहला लॉन्च है और ये भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन, सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपण है, ठीक है। और ये दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है, फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है, ठीक है। ये दूसरा था। तो अगर पहले की बात करें तो पहला जो था उसका नाम था विक्रम एस, जिसको वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था और इसे हैदराबाद का स्टार्टअप है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा इसको बनाया गया था और इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया था। जो सबसे पहला है वो प्रारंभ और जो दूसरा निजी हो गया वो अग्निबाण, ठीक। तो इस तरह से आपका जो करंट अफेयर्स की हमारी प्रैक्टिस सीट है उसका आपका वीडियो नंबर जो है वो 15 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही आप चाहें तो हमारे करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जिससे आपको ये सारी की सारी कंटेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा और आपको पढ़ाने में और तैयारी करने में जो है वो काफी सुविधा होगी। बाकी आज इतना ही, नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।